ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप मोहित। Thank you, sir, for giving me an opportunity to introduce myself. My name is Mohit Singh. Sir, I belong to Gadarpur, Udhamsing Nagar, Uttarakhand. I completed my schooling from Gadarpur itself. After schooling, I did my engineering from Simant Institute of Technology, Pithoragarh. And from the last 2 years, I have been working as a head cashier in Nainital Bank. ओके। कैशियर का काम क्या होता है Yes, बैंक sir. में? सर, कैशियर का जो मेन वर्क होता है वो कैश रेमिट करना होता है और कैश डिपॉजिट करना और पेमेंट करना, सर। ठीक है। तो ये रेमिटेंसेस क्या होता है? सर, रेमिटेंस मतलब सर हर बैंक की एक लिमिट होती है कि वो कैश कितना होल्ड कर सकता है। जैसे हमारी बैंक की लिमिट है कितना इंश्योरेंस बैंक ने लिया है स्पेसिफिक ब्रांच के लिए। जैसे हमारे ब्रांच की लिमिट 15 लाख है। तो सर अगर अगर वो चोरी हो जाता है तो हमें सिर्फ अगर 15 लाख से अबव है, 20 लाख है सपोज, तो हमें 15 लाख तक हमें रिफंड मिलेगा। 5 लाख का कोई रिफंड नहीं है, सर। तो इसको विथ इन द रिटेंशन लिमिट लाने के लिए हम अपना कैश रेमिट करते हैं दूसरे बैंक को। तो हम हमारा जो कैश जाता है दूसरे बैंक को जाता है। तो लिमिट मेंटेन करने के लिए होता है मेनली, सर, कैश, क्योंकि 15 लाख से नीचे आ जाए तो जिससे जो हमारा वो है कि अगर कुछ इन केस ऑफ थेफ्ट और डेकॉइट तो अगर हो तो हमें पूरा इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। ओके। अच्छा, ये हर सिटी में एक कैश एक्सचेकर होता है, एक्सचेकर होता है, करेंसी चेस्ट जिसको कहते हैं। यस, सर। क्या होता है करेंसी चेस्ट, क्या काम होता है वहां पे? सर, करेंसी चेस्ट मेनली जो होती है वो आरबीआई के अंडर होती है। और ये जो वर्क करती है, इसको सुपरविजन देते हैं जो जिस बैंक की करेंसी चेस्ट होती है। जैसे इंडियन, हमारे सीतापुर ब्रांच में इंडियन बैंक की करेंसी चेस्ट है। तो जो एम्प्लॉयज होंगे वो इंडियन बैंक के एम्प्लॉयज होंगे। और इसका मेनली वर्क होता है जो सर पुराने नोट्स होते हैं, सॉल्ड नोट्स, म्यूटिलेटेड नोट्स, वो मार्केट से लेती है और नई करेंसी नोट्स प्रोवाइड करती है। मेन वर्क सर इसका ये है। ओके। तो आप कभी गए हैं करेंसी चेस्ट में? ये सर मैं गया हूँ। ओके। तो क्या कैश लेकर गए हैं, क्या कैसे गए हैं? ये सर मैं जब अभी जो गवर्नमेंट ने 2000 का नोट बैन कर दिया था एज ए लीगल टेंडर, तब मैं गया था अपने बैंक का जो कैश था 2000 की करेंसी नोट्स लेके। तब मैं वहां गया था जिसके वजह से वो सबमिट करने गया था मेनली। ओके। अच्छा, तो करेंसी बैन अभी बात की आपने, तो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी जिसको हिंदी में कहते हैं। यस सर। तो आप यस सर। क्या समझते हैं 2016 में जो नोटबंदी हुआ था, वो पहले बताएंगे क्या था वो, और क्या कारण था कि वो, लॉजिक क्या था, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, आप दोनों इस पे आप प्रकाश डालें, दोनों सर, पे अपना व्यू रखें। डीमोनेटाइजेशन जो मेनली था, सर, जो लीगल टेंडर है गवर्नमेंट का, कुछ स्पेसिफिक लीगल टेंडर्स को उन्होंने बंद कर दिया था 2016 में। और ये उन्होंने किया था मेनली द पर्पस फॉर जो स्टॉक्ड मनी है, जो ब्लैक मनी है, और जो मनी लीगल सोर्सेस से कमाया गया है, उस मनी को सर्कुलेशन में लाने के लिए बंद कर दिया गया था। वो मनी का जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, सर, वो मनी को सर्कुलेशन में लाने के लिए एक तो बंद कर दिया गया था, लीगल टेंडर को बंद कर दिया था। और इसके सर बहुत इम्पैक्ट्स थे। इसके डिसएडवांटेजेस ये थे कि सर मनी सप्लाई मार्केट में कम हो गया। मनी सप्लाई कम हो गया तो सर हमारे जीडीपी फोरकास्ट डाउन, जीडीपी डाउन। और मनी डाउन हो गया तो सर लोगों के पास खर्च करने को पैसे नहीं है। और जीडीपी डाउन होगी तो सर एम्प्लॉयमेंट, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज से एम्प्लॉयमेंट कट होने लग गए। जैसे कि सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ मोटर इंडस्ट्रीज में हुआ था कि लोग कार वगैरह, कार खरीदना बंद कर दिया था लोगों ने, तो वहां से बहुत एम्प्लॉयमेंट डाउन हुआ। और जीडीपी फोरकास्ट, हमारी जो जीडीपी डाउन आ गई थी सर 20 से। और जो एडवांटेज हुआ सर, जो इसका मेन एडवांटेज हुआ सर, हमारा जो हम जो फोन से पेमेंट करने लग गए, जो यूपीआई से पेमेंट करने लग गए, वो बहुत, उसकी वॉल्यूम बहुत इंक्रीज होगी डिमोनेटाइजेशन के बाद। ओके। तो क्या गवर्नमेंट इसमें सक्सेस हुई? जो पर्पस था, आपने जैसे बोला कि इलीगल मनी को बैन करने की मेन तो पर्पस ये था, और 500 और 1000 का इसका नोट को बंद किया गया था। और उस समय ये भी बंद तर्क कर दिया गया था कि बड़ा जो डिनोमिनेशन का जो नोट्स है, वो एक कारण है, इसलिए उसको बंद किया जाता है। तो आप ये क्या यस सर। बताएंगे, आप ब्लैक मनी पे क्या इसका असर पड़ा, क्या ब्लैक मनी खत्म हो गया? नहीं नहीं सर, ब्लैक मनी एक्चुअली वो
इसमें गवर्नमेंट जो हुई, गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम थी। इसमें इसमें गवर्नमेंट सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। उन्होंने कुछ जो प्रोसेस था वो बहुत क्लियर नहीं था कि कैसे होगा, कैसे अगर बड़ी कर जो लोग ज्यादा जमा कर रहे हैं तो कैसे गवर्नमेंट पकड़ेगी उसको। इम्प्लीमेंटेशन सर उतना अच्छा नहीं हुआ जितना गवर्नमेंट सोच रही थी। और ये इसका एक रीजन बैंकर्स भी थे सर, कि बैंकर्स को बहुत क्लियर गाइडेंस नहीं थे कि कैसे चेंज होना है, क्या करना है। तो इस चक्कर में वो इम्प्लीमेंटेशन, मेरे अकॉर्डिंग सर, वो उतना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ डिमोनेटाइजेशन का। बट एज पर गवर्नमेंट डेटा, आरबीआई ने जो जारी किया था डेटा, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि 99.99% जो उनकी रुपी थी, पैसा था, वो बैंक में वापस आ गया। तो आप कैसे करें कि सब यस इम्प्लीमेंटेशन सर। नहीं हो पाया? क्योंकि सारे पैसे जो थे लगभग 99.99% अगर आपका एक्यूरेसी है, जो पैसा था आपने मार्केट में डाला था वो आपको लौट कर आ गया। तो इसका मतलब है कि इम्प्लीमेंटेशन अच्छा से हुआ, एज पर डेटा हम बात करें तो। सर अभी मैंने शायद जो उस समय आरबीआई गवर्नर थे रघुराम राजन का देखा था, तो उन्होंने कहा था कि क्लियर क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं थे कि बैंक को कैसे काम करना है। कि हाँ, उनको पता ही नहीं था। एक तो आरबीआई भी सर उसमें नहीं थी, कि आरबीआई को भी नहीं पता था कि शायद डिमोनेटाइजेशन आ रहा है। तो आरबीआई जो सुपरवाइज और कंट्रोल करती है बैंक्स को, तो मतलब किसी को कोई नॉलेज ही नहीं थी। 99.99% सर, ये सिर्फ मेरे को लगता है कि एक वैसी फिगर है, बताने वाली फिगर है। पर इम्प्लीमेंटेशन सर, मैं जितना मैंने अपने सीनियर्स वगैरह से सुना है, जितना मैंने पढ़ा है सर, मेरे को नहीं लगता कि इसका 99%, 99.99% वापिस आया होगा। हम्म। और हमने न्यूज में भी देखा था सर उस समय कि जो पैसे रोड्स पे मिल रहे हैं, जो पुराने जो लीगल टेंडर्स थे 500 1000 के, वो रोड्स पे पड़े मिल रहे हैं, वो कचरे के डब्बे में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा जो ब्लैक मनी था वो दोबारा, मतलब दोबारा डंप हो गया, सरकार में आया। उसके बदले लोगों ने दोबारा जो लीगल टेंडर्स हैं वो दोबारा वापस लिए, दोबारा उनको स्टोर कर लिया। हम्म। ओके, तो अच्छा ये बताइए कि आपने बोला ये सर। रघुराम राजन, तो उस समय क्या आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन थे? 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उस दिन क्या वो उस समय रघुराम राजन थे, या कोई और था? तो जहां तक मुझे याद है रघुराम राजन थे सर। रघुराम राजन थे? नहीं, वो नहीं थे। उन्होंने रिजाइन दे दिया था उससे पहले। उर्जित पटेल थे, आई थिंक। सर मेरे को ये हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। पर हम्म। मैंने जितना पढ़ा सर, ये देखा था कि रघुराम राजन ने हम्म। इस चीज का अपोज किया था हम्म। ओपन वर्ड्स में। हम्म। ओके। अच्छा ये बताइए कि अभी प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंकिंग की बात चल रही है, तो क्या ये सही है आपके अकॉर्डिंग, गलत है? सर प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंकिंग एज पर मी सर बहुत अच्छा नहीं है कि हम बैंक्स को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, जो हमारे नो फ्रिल्स अकाउंट है सर, और जो हमारे ये मुद्रा स्कीम्स हैं, जो मतलब गवर्नमेंट जो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स है, वो उसमें मेनली जो जो मेन इनिशिएटिव लेती है वो सर पब्लिक सेक्टर बैंक्स लेती है। जैसे आप जनधन अकाउंट से 50,000 करोड़ हमने क्रॉस करें, अराउंड 95% जो अकाउंट, 95 to 98% इंक्लूडिंग आरआरबीज, वो अकाउंट पब्लिक सेक्टर में खुले हैं, इंक्लूडिंग आरआरबी सर। और जो मुद्रा लोन है सर, ये सब ये पब्लिक सेक्टर ज्यादा फाइनेंस करती है। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनका सिर्फ एक एम होता है सर, वो वेलफेयर के लिए नहीं उतना सोचते हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं सर। ओके। लेकिन जनधन योजना तो प्राइवेट बैंक भी खोल सकती है, और खोल भी रहे हैं काफी बैंक। सर अराउंड इतने सर, हमारे जो इतने बड़े बड़े जाइंट्स हैं प्राइवेट बैंक्स में, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जिनका इतना वॉल्यूम है कस्टमर्स का, स्टिल दे आर होल्डिंग ओनली 1% ऑफ द जनधन अकाउंट, आईसीआईसी सब इंक्लूडिंग सर। तो इतना तो उस वॉल्यूम पे नहीं खोल रहे हैं सर जिस वॉल्यूम पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स खोलते हैं। नहीं तो अगर एट्टी अगर एट्टी फिफ्टी परसेंट तो थाउजेंड आज के फिफ्टी डेट में करोड़ मैं का बात करूं तो लगभग 80 to 85% बिजनेस तो गवर्नमेंट बैंक के साथ है। तो शायद आपको नहीं लगता कि इस कारण से ये डिफरेंस आपको दिख रहा है? अगर जैसे मैं मान लिया एसबीआई सपोज प्राइवेट हो गया, तो उसके पास जो है लगभग 20 करोड़ जी कस्टमर सर। हो गए कल। मतलब अगर मैं फ्यूचर की बात जी करूँ जब सर। प्राइवेटाइज हो जाता है तो आपको नहीं लगता है कि फिर जी बाद में सर। भी जो है वो खोल लेंगे अकाउंट? अभी तो प्राइवेट बैंक कम है इंडिया में। क्या आप सोचते हैं इसके बारे में?
सर प्राइवेट बैंक तो, सर मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी मैक्सिमम हम्म। बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट बैंक के साथ है, जैसे कस्टमर जो है यस सर। गवर्नमेंट बैंक के पास है, प्राइवेट सेक्टर बैंक अभी यस काफी सर। कम है। तो जो आप डिफरेंस आप बता रहे हैं हाँ। वो इसलिए है क्योंकि हाँ। मैक्सिमम बिजनेस मैक्सिमम कस्टमर अभी गवर्नमेंट बैंक के साथ है। सपोज आज अगर एसबीआई प्राइवेटाइज हो जाता है तो उसके लगभग 20 से जी 25 सर। करोड़ कस्टमर है उसके पास। तो ये जो जी सर। फिगर आपने बताया कल को करे प्राइवेट सेक्टर का फिगर बड़ा हो जाएगा कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर भी काफी ज्यादा ओपन कर रही है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सर ये अगर हम बैंक्स प्राइवेटाइज करते हैं, तो अगर सपोज आपने बोला एसबीआई प्राइवेटाइज कर देते हैं, तो जो करंट अकाउंट है मे बी वो सर उसी के पास रहेंगे जो करंटली वर्किंग है, जो एक्टिव स्टेट में है। पर जो नए अकाउंट है ना सर, एज पर मैं जितना जानता हूँ सर बैंकिंग थोड़ा बहुत, वो नए अकाउंट स्टिल वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में खुलवाएंगे या गवर्नमेंट बैंक्स में खुलवाएंगे। क्योंकि सर रीजन है सर, उनको मेन लगता है कि जो पब्लिक है ना, कि हमारा पैसा सेफ है, गवर्नमेंट पैसा लेके नहीं भागेगी। बट हमने सर देखा यस बैंक का सर क्या हुआ था। यस बैंक ने अपने कितनी प्रॉब्लम छुपाई। ऐसे बहुत सारे बैंक है सर जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम छुपाई। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ऐसा नहीं हो सकता सर। यू हैव टू ओपन योर एवरीथिंग अबाउट योर बैंक। तो मुझे लगता है कि सर ये आप जो बोल रहे हैं एसबीआई के, जो मेनली हो सकता है कि जो एक्टिव जो उनके वहां चल रहे हो पहले से जनधन खाते, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वो उन्हीं के पास रहे। बट जो नए कस्टमर हम इनरोल करेंगे वो सर फिर प्राइवेट हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक के पास रहेंगे। ओके। अच्छा ये बताइए नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक से क्या समझते हैं आप? सर जब ओनरशिप बैंक की प्राइवेट से पब्लिक हो जाए तो सर वो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। सर ये दो बार हुआ था मेनली 1969 और 1980 में। कितने बैंक का हुआ था 1969 में? 1969 में सर, सॉरी सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। एज पर मी, कैन आई टेक अ गेस? हाँ लीजिए, बताइए। हेलो। हाँ हाँ 20 बताइए। सर, 20। ओके। 20। 1980 में कितने बैंक का हुआ था? सर बिल्कुल सर आइडिया अभी याद नहीं आ रहा है। सॉरी सर। 1969 में 14 बैंक का हुआ था और 80 में जी। सिक्स सिक्स बैंक का हुआ था, 14 और 6, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 20 बैंक का हुआ था। 1%। ठीक है, अभी कितने हैं पीएसबी ओके। इंडिया में? सर अभी 12 है। 12 है सर। अभी अभी 12 हैं। ठीक है। अच्छा वोस्ट्रो अकाउंट यस और सर। नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, सुना है? वोस्ट्रो, सर ये सुना है सर, अभी बिल्कुल। सॉरी सर, आई कैनॉट रिमेम्बर इट क्लियरली। ओके। जैसे सिटी बैंक को अगर इंडिया में अकाउंट खोलना है, ठीक है, और सपोज इंडिया में आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट खोलते हैं वो, और उनका जो ट्रेड होगा वो इंडियन करेंसी में होगा, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड यस। मोस्ट्रो अकाउंट। और इसका जब रिवर्स हम कर देंगे वोस्ट्रो। तो दैट इज कॉल्ड नोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। किसी बैंक को, एनबीएफसी अगर किसी बैंक को इंडियन। जी सर। एनबीएफसी एंड बैंक में क्या डिफरेंस है? सर एनबीएफसी जो है ये फाइनेंशियल, दोनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बट एनबीएफसी सेकंड शेड्यूल या आरबीआई एक्ट में नहीं आती है, और जो बैंक्स होते हैं मेनली जो सेकंड शेड्यूल में आते हैं। और एनबीएफसी जो रेगुलेट करती हैं, एनबीएफसी को मेनली आरबीआई भी रेगुलेट करता है। कुछ कंपनीज होती हैं जो सेबी के अंडर आती हैं, कुछ कंपनीज होते हैं इरेडा के अंदर आती हैं। और बैंकिंग जो रेगुलेशन है पूरा और सुपरविजन है, वो आरबीआई के अंडर आता है। और एनबीएफसी कासा डिपॉजिट नहीं ले सकती, बैंक सर कासा डिपॉजिट लेती हैं। एनबीएफसी चेक इशू नहीं कर सकती हैं, और सर बैंक चेक इशू कर सकती ओके, वेरी गुड। तो आपने सेबी बोला, तो अभी सेबी की स्थापना क्या कब हुई थी और इसका पर्पस क्या था? हैं। सर मार्केट सिक्योरिटी से ये हाँ फिर से ये बताइए क्या मार्क क्या जैस थी आपकी? हाँ ये मार्केट को रेगुलाइज। जी सर। हाँ हाँ, फिर से बताइए, हाँ सुन रहा हूँ। हेलो। हाँ सेबी को सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हम्म,
और ये सर ये मार्केट को रेगुलाइज करता है सर। ठीक है। रेगुलेशन करता है सर मार्केट का। कौन सा मार्केट का? जो फंड्स जो सर कैपिटल मार्केट सर कैपिटल जो ये मार्केट। म्यूचुअल फंड्स वगैरह में और ये सब ट्रेड वगैरह में भी सर होता है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? स्टॉक मार्केट। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? सॉरी सर आई कैन नॉट। ओके। एस्टेब्लिशमेंट अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? से भी सॉरी सर नो आइडिया। ओके। अच्छा, आईपीओ क्या होता है? सर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या होता है? सर कोई भी कंपनी अगर मार्केट में कोई भी कंपनी अपने मार्केट सर मेनली शेयर डिसॉल्व करने के लिए होता है। कोई भी कंपनी अपनी मार्केट में आ रही है आप कुछ वो शेयर पब्लिक के लिए जो निकाल रही है सर उसे आईपीओ कहते हैं। ओके, तो ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? ये प्राइमरी मार्केट का पार्ट है या सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है? मुझे बताएं, इसको समझाएं मुझे। सॉरी सर मुझे आइडिया नहीं था। ओके। नहीं तो आप जैसे आपको अब जैसे आप जॉब कर रहे हैं, तो आप जी सेविंग सर। करते हैं कि नहीं? सेविंग सर मैं करता हूँ सर। तो आप किस फॉर्म में करते हैं? क्या क्या फॉर्म में आप करते हैं सेविंग? क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, मतलब क्या सर है? मैं नहीं नहीं सर मैं मेनली अभी ट्रेडिशनल वे एफडी एंड आरडी पे बिलीव कर अभी कर अच्छा। रहा हूँ सर। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आज के डेट में अगर एफडी में पैसा रखते हैं तो आप कहीं जी ना सर। कहीं लॉस में हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि जैसे 7% आपका इन्फ्लेशन रेट है आज के डेट में, 5%, ठीक है। इंटरेस्ट मिल रहा है आपको सर 5%। हाँ। 5 हाँ, 5%। और एफडी अभी में लमसम जो है उतना ही मिलता है, 6% ऐसा कुछ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि एक निगेटिव, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है? तो सजेस्ट किया जाता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपका व्यू क्या है इस पे? सर शेयर मार्केट तो सर बहुत बड़ा पूल है सर पर नॉलेज उसके लिए बहुत जरूरी है शेयर मार्केट के लिए। अब सर मुझे वो नॉलेज है नहीं। मैं अभी थोड़ा उस जोन में हूँ नहीं कि मैं उस चीज के लिए पढूं। मैं अभी सर कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहा हूँ तो उतना टाइम मिलता नहीं है। और हम्म। सर अभी जो जैसे हमारा है कि हम सर क्या कहते हैं वर्किंग एम्प्लॉय है नैनीताल बैंक के। तो सर हमें 1% एक्स्ट्रा मिलता है तो 8% पहुंच जाता है। तो ठीक ठाक है सर। 8% बहुत ज्यादा वैसा नहीं है। ऊपर से सर अ, जो शेयर मार्केट है सर वॉलेटाइल है। यहाँ ये है यहाँ कवर है सर। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती बहुत इजीली। और जितना कि वहाँ शेयर मार्केट में डूब भी सकता था सर पर यहाँ डूबेगा नहीं। यहाँ 5 लाख तक इंश्योर्ड है। इंश्योरेंस। ऐसे इंश्योर्ड है कौन सा एजेंसी है जो इसको इंश्योर करती है 5 लाख तक का? सर डीआईसीजीसी डीआईसीजीसी। इसकी डिपॉजिट स्थापना इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी स्कीम। इसकी स्थापना कब हुई थी? सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहा सर। हम्म। अच्छा, आरडी और एफडी में क्या डिफरेंस है? सर आरडी स्टैंड फॉर रिकरिंग डिपॉजिट मतलब ये हर मंथ एक इंस्टॉलमेंट आपको देनी पड़ती है। और एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट एक आप लमसम अमाउंट जमा करते हैं वो उसी पे इंटरेस्ट लगता रहता है। आरडी में हर मंथ आपको जमा करना पड़ता है फिर उसके बाद उसमें इंटरेस्ट लगता है। ओके। अच्छा, ये बताइए एफडीआई क्या होता है, और बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक में कितना तक एफडीआई अलाउड है? सर एफडीआई स्टैंड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर कोई भी एनी फॉरेन कंपनी ऑफ इंडिया वांट टू इन्वेस्ट इन कंपनी ऑफ आवर नेशन तो दे कैन इन्वेस्ट। सर एफडीआई बैंक में है पब्लिक सेक्टर में सर। हाँ जी। पब्लिक सेक्टर में सर 20%। और 20% तक प्राइवेट कुछ बैंक में? 20% देते हैं। प्राइवेट बैंक में? सर प्राइवेट सर 74। 74%। तो दोनों क्या ऑटोमेटिक रूट यस सर। से या फिर रेगुलेटरी रूट से? सर प्राइवेट सेक्टर में तो 49 ऑटोमेटिक रूट से। हम्म। और फिर परमिशन वगैरह लगती है आरबीआई की। हम्म। उसके बाद सर पीएसबी का सर मुझे आइडिया नहीं है। ओके। अच्छा, ये बताइए ब्लू कलर्ड आधार कार्ड का नाम सुना है आपने? यस सर। क्या होता है ब्लू कलर्ड आधार कार्ड, क्या है मतलब? सर ये उम, सर आधार कार्ड सिंपली आधार कार्ड है सर बिलो 5 इयर्स ऑफ एज। बच्चों के लिए सर मेनली होता है। हाँ, बच्चों के लिए होता है।
सही हो गया। अच्छा ये बताइए कि बियॉन्ड अभी, द एज ऑफ 5। ओके, तो अभी आप बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या सबसे बड़ा चैलेंज देखते हैं? सर बैंकिंग इंडस्ट्री में चैलेंज, सर जैसे मैंने अभी बोला कि लोग शेयर मार्केट में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो डिपॉजिट है, कासा डिपॉजिट, वो सर हमारे लिए मेनली बहुत बड़ा चैलेंज बना है कि हम उतना डिपॉजिट ला नहीं पा रहे हैं जितना अगर होना चाहिए। कि जैसे पहले था कि लोगों के पास बहुत ज्यादा शेयर मार्केट नहीं था इतना, मतलब ऑनलाइन उतना नहीं था कि लोग कैसे कर रहे हैं। पर आजकल लोगों के पास इतनी इंफॉर्मेशन है, इतना नॉलेज है कि वो बहुत, उनको हार्डली कन्विंस करना पड़ता है कि कार्ड कासा डिपॉजिट या राफा डिपॉजिट में सबमिट करिए। ये मेन प्रॉब्लम सर मुझे लग रही है कि डिपॉजिट जो है ना, इवन हमारे बैंक का, नैनीताल बैंक का भी सर, हमारा डिपॉजिट भी बहुत अभी गिरा है। तो सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है कि डिपॉजिट एक बार एडवांसेस तो हो जाता है कि तो ठीक है, तो कैसे फ्यूचर में पर compete डिपॉजिट करेगी का सर बैंक? थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो ये बताइए कि अभी जब चैलेंज आप देख रहे हैं, तो इससे कैसे compete करेगी बैंक? आने वाले समय यस में तो सर। कंपटीशन और बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, यूट्यूब है, यस सर। सोशल मीडिया है, लोगों के पास नॉलेज पहुंच रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ये बता सजेस्ट करते हैं कि भैया ये इसमें इन्वेस्ट करो। तो कहीं ना कहीं अब बहुत सारे ऐप भी आगे चुके हैं, बहुत सिंपलीफाई हो चुका है ये इंडस्ट्री, जैसे ग्रो हो गए हैं, बहुत सारे सिंपल सिंपल ऐप आ गए हैं कि बहुत इजीली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जरोडा है। तो कैसे फ्यूचर में आप कैसे लगता है, कैसे आखिर तो कम्पीट तो करना पड़ेगा, तो कैसे आप कम्पीट करेंगे, कैसे पब्लिक सेक्टर बैंक कम्पीट करेगी ये सब चैलेंज को? सर ये कंपटीशन का सर ये हो सकता है कि हम थोड़ी स्कीम्स को थोड़ा और ल्यूब्रिक लरिंग बनाए सर, मतलब लुभावनी स्कीम बनाए सर थोड़ा और, कि लोग सोचे कि भाई ये यहाँ इन्वेस्ट है। उनको थोड़ा अवेयर कर सकते हैं, जैसे जो स्मॉल डिपॉजिट कर रहे हैं, जो अंडर 5 लाख कर रहे हैं, उनसे बोल सकते हैं, जैसे सपोज एक फैमिली 15 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनसे बोल सकते हैं कि भाई तुम 5 5 लाख के 3 अकाउंट खोल लो जिससे तुम्हारा इंश्योर रहेगा। उनको बता देंगे हमारे बैंक में, या फिर इवन बैंकिंग में क्या हम पर्सपेक्टिव रख सकते हैं कि बैंक तुम्हें चाहिए तो वहाँ सर पेमेंट में, विड्रॉल्स में थोड़ा टाइम लग सकता है, T+1 टाइम लग जाता है वहाँ, अगर मनी मार्केट शेयर मार्केट में देखें। बट आप हमारे बैंक में आइए, आपको अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगी इंस्टेंट विड्रॉल मिल जाएगा। अगर आप तुरंत चाहते हैं कि पैसा चाहिए तो तुरंत पैसा ले लीजिए। और स्कीम सर मेनली हम बता सकते हैं कि आपका पैसा अश्योर्ड हमारे पास ज्यादा है। हम ये अश्योरेंस देते हैं कि आपका पैसा जाएगा कहीं नहीं, एज कम्पेयर टू मनी मार्केट जहाँ सर वॉलेटाइल ज्यादा है। ओके। तो अच्छा ये बताएं कि जैसे में इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं, क्या रिस्ट्रिक्शन है कि इंटरेस्ट रेट नहीं वो बढ़ा सकते हैं बैंकिंग बैंक्स में? क्योंकि कहीं ना कहीं एफडी पे आप कम पैसा दे रहे हैं, ठीक है, रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन अगर किसी को कार लोन लेना हो या फिर एजुकेशन लोन लेना हो तो वो तो काफी ज्यादा है। तो फिर वो डिफरेंस आपके पास यस है, सर। तो बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वह क्या उनके पास रिस्ट्रिक्शन है कि वो नहीं बढ़ा रही है इसका इंटरेस्ट रेट? सर आरबीआई ये डिसाइड करता है कि एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट तो इतना होना ही चाहिए और मैक्सिमम इतना होना चाहिए सर। ये उसके बीच में तुम फ्लक्चुएट कर सकते हो, बट मिनिमम और मैक्सिमम का जो बैंडविड्थ है वो आरबीआई के पास है। वो आरबीआई लगाती है। अगर उससे तुम नीचे जाओगे, उससे नीचे जा नहीं सकते हो और उससे ऊपर जा नहीं सकते हो, क्योंकि कंपटीशन बना रहे हैं सर इससे। ये ना हो कि मोनोपोली हो जाए कि एचडीएफसी, मतलब मार्केट जैसे हम, नैनीताल बैंक छोटा है सर, अगर हम बहुत ज्यादा अगर एक्वायर करने की बात है कि एचडीएफसी ऐसा स्कीम दे सकती है कि कुछ टाइम के लिए वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे दे, और जैसे ही हमारा सब कुछ, मतलब हम ऐसा हो जाए कि हम दिवालिया हो गया बैंक, तो फिर वो अपने दोबारा स्कीम मोनोपोली अपने हिसाब से कंडीशन क्रिएट कर सकती है। तो ये सर आरबीआई का गैप है। आरबीआई की वो लिमिट है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट आरबीआई डिसाइड करता है सर। सर नाबार्ड क्या है, लास्ट क्वेश्चन बता दिया, नाबार्ड क्या है? सर नाबार्ड स्टैंड फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये मेनली रूरल इकोनॉमी में डेवलपमेंट के लिए सर ये इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये कब हुआ था? आरआरबीज को सुपरवाइज करता है। कब हुआ था? 1982 सर। ठीक है। और ये आरआरबीज को सुपरवाइज करता है। और इसमें जो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई दोनों के इक्वल शेयर थे, 50%। बट अब आरबीआई ने अपनी ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 100% ओनरशिप है सर नाबार्ड में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे नाबार्ड का? सर नाबार्ड का मुंबई सर। मुंबई है। अच्छा, इसका नाबार्ड का फंक्शन जो है वह बैंक से कैसे रिलेटेड है?
सर ये रीफाइनेंस करता है आरआरबीज को। ओके, ठीक है। तो मोहित ये आपका इंटरव्यू ये मतलब समाप्त। ये। तो मोहित आपका इंटरव्यू ओके सर। समाप्त होता है। आपने बोला था कि फुल्ली बैंकिंग से रिलेटेड आपका इंटरव्यू होना चाहिए, तो मैंने सारा मोस्टली बैंकिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक है। और यस सर। इसमें जो है कुछ आपको मैं ऐसे ओवरऑल भी सजेशन दे दूंगा कि जैसे कोई भी अगर क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रिटिकल एनालिसिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्कशन रिलेटेड ब्रॉडर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप पॉजिटिव भी पॉइंट रखें उसमें और निगेटिव भी पॉइंट रखें। जैसे जब डीमोनेटाइजेशन की बात चल रही थी या फिर प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही थी बैंक का, तो आपको ये मानना है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई स्टेप ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा। उसको आप पूरी तरह से डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आरबीआई का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है 99.99% जो है वह कहीं ना कहीं आ चुका है पैसा। तो फिर आपको उसमें हम्म। उसके डेटा के अकॉर्डिंग आपको लॉजिक देना चाहिए। ठीक है, कहीं गवर्नमेंट का डेटा आ गया उस पर तो ज्यादा क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और कल को आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं, अभी हैं भी, और फिर गवर्नमेंट के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ना उसमें डेटा के अकॉर्डिंग जो है आप थोड़ा सा अपना फीडबैक रखें। ठीक है। और बोर्ड मेंबर जो ठीक है। अगर कहते हैं तो उनको तुरंत पोलाइटली एक्सेप्ट करना है, क्वेश्चन उनको पे नहीं करना है। ठीक है। आपने जैसे गवर्नर की बात की आप। तो आप, हाँ क्या आप बोल, जैसे मैंने बोला कि उर्जित पटेल थे। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बोर्ड मेंबर भी कभी कभी गलत हो जाते हैं, लेकिन वहां पे आपको अगर आप कंफर्म नहीं है, 110% कंफर्म है, तभी आप काउंटर करिए। अदरवाइज आप उसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, ओके सर, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू रिकॉल करेक्टली। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि पर्सनालिटी में एक पोलाइटनेस झलकता है कि आप एक पोलाइट पर्सन है। ठीक है। और और जैसे मैंने बैलेंस आंसर आपको मैं बता दिया, जो भी अगर ब्रॉडर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको ब्रॉडर आपको बताना है। गवर्नमेंट डेटा और फैक्ट जो है आप अगर और ऐड करें तो कर सके तो अच्छा है। और कोशिश करें कि प्रिसाइज आंसर दें। जैसे अगर दो तीन तीन सेंटेंस में अगर आप खत्म करें आंसर, अगर सपोज पॉजिटिव निगेटिव बताना है तो दो पॉजिटिव तीन निगेटिव। ठीक है, प्रिसाइज आंसर अगर आप खत्म करते हैं तो वो एक अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ब्रॉडर में मत जाएं। ठीक है, क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, बैंकिंग नॉलेज आपके पास बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बैंकिंग चूंकि आज चूंकि पूरी बैंकिंग पे ही थी तो ये लंबा हो गया थोड़ा सा मॉक और इंटरव्यू, आपका जो इंटरव्यू है। लेकिन वो तो पूरा एक ओवरऑल डायमेंशन रहेगा। आप में बायोटा से भी क्वेश्चन रहेंगे, बैंक से भी रहेंगे, और भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से भी रहेंगे। तो ओवरऑल बैंक से दो ही तीन क्वेश्चन होंगे, आपके जॉब से रिलेटेड होंगे। तो ओवरऑल अगर मैं अगर सजेस्ट करूँ तो आप कोशिश करिएगा कि 3 से 4 सेंटेंस में खत्म करें, बहुत ज़्यादा टाइम वो देते नहीं है आपको बोलने के लिए। आप क्योंकि वहाँ 4 लोग रहेंगे, जैसे अभी मैं अकेले हूँ तो वहाँ पे 4 लोग हैं, तो कोई सबको क्वेश्चन हाँ। पूछना है तो टाइम डिवाइड हो जाता है वहाँ पे। हार्डली जो है, तो बहुत लंबा इंटरव्यू है, और आपका वहाँ पे हार्डली 15 मिनट चलेगा, 15 मिनट्स। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि प्रिसाइज आंसर, कम, ज़्यादा ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। दो तीन सेंटेंस बताइए और वो कोशिश करिए कि उसको वाइंड अप करें। ठीक है, तो ओवरऑल आपका नॉलेज बहुत बढ़िया है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, और फेवर में है, क्योंकि आप ऑलरेडी बैंक्स में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से आपके फेवर में है ये इंटरव्यू होगा। ठीक है, वो चाहेंगे कि आपको वो ले, आपका सिलेक्शन करें, क्योंकि इससे यस। बेटर और क्या हो सकता है कि कोई बैंकर अगर यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता है तो उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, तो आपका पूरा तरह से फेवर है, पूरा तरह से एक तरह से वो काफी सपोर्टिव रहेंगे आपके प्रति। और आपका चांसेस बहुत ज्यादा है बाकी कैंडिडेट्स जो अभी वहां पे इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, बस बेसिक चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा सा उस पर आप वर्क कर लीजिएगा, अभी टाइम है दो थोड़ा तीन वाइंड अप, हाँ सर मेरे को ये जो हाँ, आपने बोला ना वाइंड अप की मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है। बहुत ज्यादा समय ये लेना तो है, मेरे को भी क्योंकि लगना है। आपको टाइम ही नहीं मिलेगा ना, उतना वो टाइम ही नहीं देंगे। हाँ, हम्म। एक क्योंकि 4 लोग रहेंगे ना तो सबका टाइम बटा रहेगा। ठीक है, तो वो चाहते हैं वो एक काउंटर लिमिटेड। कर देंगे, उसी पे काउंटर कर देंगे, तो कोशिश करेगा कि आप जो है वो प्रिसाइज आंसर देने की कोशिश करेगा। जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है उसको यस। पहले रखना है, उसके बाद उससे नीचे उससे नीचे। ठीक है, 3 सेंटेंस में खत्म करिए, 3 से 4 सेंटेंस, क्योंकि वहां पे ढेर सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो बस कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, बाकी ओवरऑल नॉलेज की आपके पास कोई कमी नहीं है, और आपका सिलेक्शन मेरे ख्याल से हो जाएगा बहुत इजीली। ठीक है। ठीक है, तो चलिए, तो ऑल द बेस्ट आपको। मैं इसका वीडियो में और सर मैं सर गैस सर जो मैं गैस वर्क कर रहा था वो शायद ज्यादा कर रहा था शायद आज। मेरे को ऐसा लग रहा है सर। हाँ, आज थोड़ा ज्यादा कर रहे थे, कोशिश करिए कम गेस करें। आपको लगता है कि आप पढ़े हैं उसके बारे में तभी आप गेस करें, अदरवाइज गेस करने की जरूरत नहीं है।
आपको लगता है कि आप पढ़ रखे हैं, आप लगता है कि कुछ लमसम गेस कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि उनको तो अच्छा लगना चाहिए ना कि आपको पता है, आप ऐसे ही नहीं कर रहे हैं गेस। ठीक है, तो ओवरऑल आपका ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए इंटरव्यू देने। और मैं बता रहा हूँ आपका अच्छा जी मार्क्स मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी कुछ आपने बताया है। ठीक है, और काफ़ी कुछ नॉलेज है आपको बैंक के बारे में, तो ओवरऑल आपके जॉब पे ही मोस्टली इंटरव्यू रहेगा। मोस्टली कुछ बायोडाटा से हो जाएंगे, कुछ जो आपके जी हॉबीज हो जाएंगे, वो मैं आपको कल करा ही दिया हूँ। तो ओवरऑल आपकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जी सर, जी सर। आप टेलीग्राम पे हैं, टेलीग्राम पे हैं अभी? जी सर, मैंने ज्वाइन कर लिया टेलीग्राम। टेलीग्राम, हाँ ठीक है, तो अभी मैं टेलीग्राम पे आपको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है। ठीक सर।